नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, राहुल गांधी की बहुप्रचारित और बहुत ज्यादा भारत को बदलने की तासीर मोहब्बत की दुकान वाली उनकी सो कॉल्ड भारत न्याय यात्रा, उसका समापन कल मुंबई में हो गया। एक रैली भी हुई। उस रैली में कौन आया कौन नहीं आया, ममता क्यों नहीं आई, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, इन पर हम बात नहीं कर रहे। उस रैली और समापन से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा और आज व्यालोक भाई के साथ उस पर एक चर्चा करूंगा कि राहुल गांधी दरअसल कह क्या रहे हैं। मैं कोट अनकोट राहुल गांधी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि कभी न कभी तो भाजपा की सरकार जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मोदी सरकार नहीं कहा। कभी न कभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और जब इनकी सरकार जाएगी तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां होंगी। बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन मैंने यहां से दो चीजें निकाली। राहुल गांधी जो इंडी अलायंस को लेकर मोदी के खिलाफ 2024 के मुहाने पर खड़े हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान हो जाएंगे, 4 जून को चुनावी रिजल्ट आ जाएगा, उस समय राहुल गांधी अपनी यात्रा के समापन से ठीक पहले ये कह रहे हैं कि कभी न कभी तो इनकी सरकार जाएगी, यानी 2024 में नहीं जा रही। न ऐसी कोई उम्मीद है और नहीं जा रही, न कोई उम्मीद है, ये बात छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि 2024 में कोई मामला नहीं है। अब यहां दूसरी जो खटकने वाली बात थी दर्शकों, कि उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार, उन्होंने मोदी की सरकार नहीं कहा। इसका मतलब है कि वो ये भी मानते हैं कि 2024 में मोदी वापस आ जाएंगे, 2029 का भी उनके सामने कोई मामला नहीं है। वो कहीं आगे की बात देख रहे हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले या बाद। और तब वो ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार, और तब शायद नरेंद्र मोदी अगर रिटायर हो जाएं राजनीति से और प्रधानमंत्री न रहे, तो भी राहुल गांधी को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इस उम्मीद के साथ ही चलते हैं जरा व्यालोक भाई के पास। व्यालोक जी, राहुल गांधी ने हार मान ली है तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी तो 47 48 50 पता नहीं कहा, उन्होंने तो मोदी से लड़ना ही छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि कभी न कभी भाजपा की सरकार हटेगी। कभी न कभी का क्या मतलब है? जब अन्ना मलाई भी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे या कोई और नाम भी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये राहुल इस जन्म की बात कर रहे हैं या किसी और जन्म की बात कर रहे हैं? अभी एक मीडिया हाउस का कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी से कहा गया कि आप लगता है 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपने चिरपरिचित अंदाज में कि आप अपनी पूरी टीम को लगाइए और पता कीजिए कि ये मोदी है क्या चीज। आप 29 पर कहाँ अटक गए हैं, मैं तो 47 की तैयारी कर रहा हूं। अभी वो 72-73 साल के हैं, 47 में ईश्वर उनको शतक जीवी बनाए, 100 बसंत देखें, वो 100 शिशिर देखें। लेकिन उनकी ही बात को विषधर राहुल रिपीट कर रहे हैं। आपने दो जो मुद्दे निकाले, उसका एक तीसरा भी एंगल है, लेकिन उससे पहले ये जो भारत तोड़ो यात्रा थी पार्ट 2, और जो ये आग लगाने निकला था विषधर, उसमें तो बुरी तरह से ये असफल हुआ। और इसने शुरुआत ही मणिपुर से की थी, फिर असम में इसको हिमंता ने भगाया, और ये जहां जहां गया है और इसके जितने साथी हैं वो सब अगर आप देखेंगे तो सब पेट्रोल का कनस्तर लिए हुए तैयार खड़े थे। उसी बीच इसने किसानों के नाम पर बवंडर करवाना चाहा, बहुत सारी चीजें की, लेकिन देश शांति से धैर्य से इन चीजों को झेल गया। पार्ट 2 की आलोचना क्या, पार्ट 2 का साथ तो इसके जो निकटतम सहयोगी हैं मीडिया में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कल मुंबई की सड़कों पर जो अपार जन समर्थन उतरा था विषधर राहुल के लिए, वो तो आपने देखा ही होगा वीडियो में। वो जो कैमरा लेके क्रेन पर और बेचारी गाड़ी चल रही थी, उसका पेट्रोल मुफ्त में बर्बाद हो गया, जियान हो गया, क्योंकि इसके साथ 15-20 लोग थे। हालांकि मुझे ये अभी भी दुखद लगता है कि इस विषधर के साथ इस देश के 100 लोग भी हैं खड़े।
इसको बिल्कुल अकेला सड़क पर होना चाहिए और इसकी हालत भिखारियों से भी बदतर होनी चाहिए। इसने, इसके खानदान ने, इसकी पारिवारिक पार्टी कांग्रेस ने इस देश की जो दुर्गति की है और इस देश की जड़ों में जो मट्ठा डाला है, उसके लिए इसको एक भी व्यक्ति का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल ये भूमिका थी। आपने 2 एंगल ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो हार को ये पहले ही मान चुका है, जुआ पटक चुका है। इसने कह दिया है कि भाई अब मुझसे ना हो पाएगा। इसीलिए आप देखिए कि अमेठी और रायबरेली सीट पर भी गांधी खानदान से कोई नहीं आ रहा है। न विशधर राहुल आ रहा है, सोनिया माइनो ने पहले ही मना कर दिया और पिंकी बेबी ने भी मना कर दिया, प्रियंका वाड्रा ने भी मना कर दिया है। तो अब वो सीट किसी भी कार्यकर्ता को दी जाएगी ताकि वो हार के अपना गम दुरुस्त करे कि भाई हम तो नहीं लड़े वरना तो हम, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, उसमें इनकी किस तरह की लुंज-पुंज स्थिति है, उसको देख के इस चुनाव के परिणाम समझ में आ जाते हैं। उसके बाद के जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हर एक जगह किस तरह कांग्रेस बैकफुट पर है। अशोक गहलोत नहीं लड़ रहे हैं, कोई भी, इन लोगों ने चाहा कि बड़े-बड़े नेताओं को लड़वाएं, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सबने अपने बेटों को आगे कर दिया है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन सब के दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि और कहीं भी हम देख लें, 2024 के आम चुनाव में तो गुरु सीन नहीं बन रहा है। और ये बात विशधर राहुल के दिमाग में, उसके जो ट्यूटर्स हैं, उससे भी बड़े वाले जहरीले, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो कोई भी हो, एक तीसरा और है, या फिर वो विदेश से जो वो चुग्गी दाढ़ी वाला रखता है, जिसके जमाने में इसके पापा कंप्यूटर लाए थे कंधे पर लाद के, सैम पित्रोदा हो, जो इसकी विदेश यात्राओं का अरेंजमेंट करता है और जब तक इसको कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में बुलवाता रहता है। आपने कन्हैया कुमार का नाम नहीं लिया, सुना है कि उनको राहुल गांधी के बाद सबसे पोटेंशियल वाला नेता समझा जा रहा है कांग्रेस में। कीड़े मकोड़ों की बात मैं नहीं करता और उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता इस चैनल पर, क्योंकि उसको मैं किसी और नाम से, जो लड़की छेड़ने के मामले में यूनिवर्सिटी से दंडित हो, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि वैसे वैसे लोग नेता हैं। उसकी औकात मेरी नजर में लालू के पुत्र से भी कम है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता हूं। और उसी गैंग ने इन लोगों की ये हालत की है। वो विशधर के साथ है, प्रियंका वाड्रा के साथ एक और जूनियर है संदीप सिंह, और पूरे जेएनयू गैंग ने कांग्रेस को आज इस मुहाने पर लाके खड़ा किया है। बहरहाल वो हमारा इसका विषय नहीं है। एक तीसरा एंगल जो मैं कहना चाहता था, वो इसका खानदानी रोग है। आपने जो कोट अनकोट कहा, उसमें क्या कहा कि कभी न कभी भाजपा की सरकार जाएगी और तब हम लोग बड़ी-बड़ी जांच करेंगे और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये सीधे-सीधे वेंडेटा पॉलिटिक्स है और जो इसका खानदानी रोग है, इसके परनाना के समय से, चाहे वो चचा लहरू हो, चाहे तानाशाह इंदिरा गांधी हो, चाहे इसके पिता हो राजीव गांधी, आप रिजल्ट निकाल लीजिए, आप डेटा निकाल लीजिए। पहली विपक्षी सरकार बनी थी, कम्युनिस्टों की बनी थी साहब, अकारण उसको किसने बर्खास्त कर दिया और वो परंपरा किसने शुरू की? आर्टिकल 356 के बेजाय इस्तेमाल की। ये लोग फांसीवादी फांसीवादी कहते रहते हैं, मैं इंतजार करता रहता हूं कि नरेंद्र मोदी भाई साहब किसी दिन 356 इस्तेमाल करो भैया। 10 साल में अभी तक एक बार भी नहीं किया। कैसा फांसीवाद है भाई ये? कैसा ऑथोरिटेरियन आदमी है?
कैसा तानाशाह है, समझ में नहीं आ रहा है। लोग इसको गरियाए चले जा रहे हैं, गरियाए चले जा रहे हैं। ये व्यक्ति सुनता रहा है और कहता है कि मैं तो गालियों से अपनी सफलता की सीढ़ियां बना लेता हूं, बना भी लेता है। तो ये वेंडेटा की जो पॉलिटिक्स है, ये जो बदले की भावना है, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कुख्याति है। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो उसका वायरस कहें, कांग्रेस का सबसे बड़ा वायरस है, क्योंकि ये लोग विपक्ष को नहीं सुन सकते हैं। आप पूरा रिजल्ट देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री देखिए, कहीं भी इन्होंने विपक्ष को नहीं, साहब अपनी पार्टी में ये विपक्ष को नहीं पनपने देते हैं। पूरी पार्टी चली गई, केवल माँ बेटे और बेटी रह जाएंगे कुछ दिनों में, मुझे उम्मीद है। लेकिन इन्होंने G22 बना, हिमंता जैसे नेता जिन्होंने पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा को खड़ा कर दिया, असम में उतनी जबरदस्त सरकार बना दी, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार हो गई। शुरुआत कहां से हुई? हिमंता से। उसको इन लोगों ने नहीं बोलने दिया। इनको डिसेंट का वॉइस ही नहीं पसंद है। और मैं इस वाक्य में वो धमकी देख रहा हूं कि प्रजातंत्र के लिए कांग्रेस बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इस बार उसको शून्य तक आ जाना चाहिए। मेरी ये शुभकामना है। हालांकि इस देश की जनता ऐसा करेगी नहीं, 12-15 सीट दे ही देगी। ठीक है। अच्छा, कल शिवाजी पार्क में जब इनकी रैली होनी थी, उसके पहले वाली जो मीटिंग थी, खैर वहां पर मौजूदगी कांग्रेस के राहुल गांधी तो थे ही, सोनिया थी, प्रियंका थी। मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज को भेजा केजरीवाल ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला थे। आप ये बताइए, कामरेड में से सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे। कामरेड के कुछ स्टार प्रचारक नहीं थे। खैर हम इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे, कौन था कौन नहीं था। मजे की बात यह है कि एक बार फिर एक जुमला उछाला गया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जुमला किसके मुंह से उठवाया गया, उछाला गया? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल राहुल जी, आपके नाम के आगे ये जो गांधी लगा है ना, मोदी इससे डरते हैं। एक बार फिर मोदी के डरने की बात इस बार राहुल ने नहीं बोला। वो लगातार बोलते रहे हैं इससे पहले कि मोदी हमसे डरते हैं, मोदी हमसे डरते हैं। और इस बार तो उनके पास एक इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा उनके इकोसिस्टम ने ऐसा हवा बनाया कि मुझे लगता है उस पर आपसे एक अलग बातचीत मैं करूंगा। उस हवा, उस गुब्बारे की हवा तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। अब उसमें मंथन आप करते रहिए। अब बीजेपी हमलावर है। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डरते हैं, चलिए मान लिया ये बात, लेकिन राहुल गांधी मोदी को डरा क्यों नहीं पाते? देखिए, मैं मंगल ग्रह का राष्ट्रपति हूं, इसलिए मुझसे आप थोड़ी तमीज से बातचीत किया कीजिए, ठीक है ना? दर्शकों, मैं मंगल ग्रह से आया हूं, मैं वहां का राष्ट्रपति हूं। अवनीश भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं, मैं दिव्यास्त्र चला दूंगा। मतलब बोलने को क्या है साहब, जुबान है, आप कुछ भी बोलिए। मोदी बहुत डर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती से भी डर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी तो धमकी दी थी ना कि 370 हटा कर देखो, कश्मीर में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं होगा। आज जाकर कश्मीर की हालत देखिए, कश्मीर में चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा है। कश्मीर में मैराथन हो रहा है। अरे साहब, क्या हो रहा है? फार्मूला वन की कारें जो है वो डल लेक के किनारे की सड़कों पर फर्राटा भर रही। और कश्मीर में पहली बार दूसरे राज्य की तरफ से जमीन खरीदी जा रही है, वहां पर फैक्ट्री या वेयर हाउस बनाने के लिए। तो महबूबा मुफ्ती से भी डरे हुए थे मोदी। मोदी तो सबसे डरे हुए हैं और वो डर डर के इतने बड़े बड़े काम कर जा रहे हैं कि वो 3 तलाक हटा देते हैं, डरे हुए माहौल में वो अनुच्छेद 370 हटा देते हैं, उसी डरे हुए माहौल में सीए ले आते हैं, नोटिफाई भी कर देते हैं। लोगों को नागरिकता मिलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। एक आध दिन में आप सुन सकते हैं कि सीए के तहत पहला जत्था जिसको नागरिकता मिल गई,
मैं मंगल ग्रह का राष्ट्रपति हूं ही, और आप जुपिटर से आए हुए साबू हैं। हम लोग बचपन में एक कॉमिक्स में पढ़ते थे ना, चचा चौधरी और साबू, तो साबू जुपिटर से आया था, तो आप जुपिटर से आए हुए हैं। हताशा और हताशा। निराशा हम्म, दो ऐसी चीज है सर, जिससे व्यक्ति अंततः डिलीरियम की अवस्था में पहुंचता है, प्रलाप करने लगता है। ठीक बात। कल जितने भी बुझे हुए कारतूस जमा हुए थे उस ऐतिहासिक मैदान में, जो कभी बाला साहेब ठाकरे की जमीन हुआ करता था, और मजे की बात देखिए कि उनके कुपुत्र की वजह से वहां बाला साहेब ठाकरे का एक पोस्टर नहीं था। वहां पोस्टर किसका था? अपने नकटेड़ जादव भैया का। ये मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, टोटी चोर कहूंगा तो आप लोग फिर बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए वहां पोस्टर किसका था? चारा चोर की पार्टी का। वहां पोस्टर किसका था? सबसे बड़ा पोस्टर था सोनिया माइनो का, प्रियंका वाड्रा का और राहुल विशधर का। बाला साहब ठाकरे जहां कहीं भी होंगे, अपने कुपुत्र को देख के कितने लज्जित हो रहे होंगे, ये हम और आप केवल और केवल अनुमान कर सकते हैं। ठीक बात। सबसे मजेदार किया अखिलेश भैया ने, एक चिट्ठी निकाली। मैं वहीं आना चाह रहा था। मतलब आप देखिए, भोज का न्योता मिला, आप भोज में मत जाइए, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी निकाल दीजिए। ठीक बात है कि मैं गहलोत जी, मैं दर्शकों को, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी, समाजवादी पार्टी के बकायदे लेटर पैड पे है, और वो सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में है, दर्शक देख भी सकते हैं। उसके एक पैरा, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा क्या? चुनाव की तैयारी, पर्चा भरने की तैयारी में व्यस्तता की वजह से हम इस महारैली में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बताइए गहलोत जी, गठबंधन इनका कांग्रेस के साथ है, ये जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पर्चा भरवाने में लगे हुए हैं, कैंडिडेट को साधने में लगे हुए हैं, चलिए कुछ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं। तो ये गठबंधन कैसा है कि एक गठबंधन का साथी ये कह रहा है कि भैया हम इलेक्शन में बिजी हैं, तो राहुल गांधी किस में बिजी हैं? मैं तो यही जानने के लिए, इस बात के लिए तड़प रहा हूं कि राहुल गांधी के दिमाग में 2024 है भी कि नहीं है। ये साफ उन्होंने कह दिया, वो भाजपा से लड़ाई की बात कर रहे हैं, मोदी यानी अब राहुल गांधी के दुश्मन नहीं रहे, ये तो साफ हो गया ना। देखिए, विशधर राहुल वैसे भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। उनके जो गुरु लोग हैं, उनसे भी जहरीले जो लोग हैं, वो लोग जैसा बताते हैं वो बोलते हैं। अभी उनकी भारत तोड़ो यात्रा, भारत जलाओ यात्रा खत्म हुई है। अब वो देखिएगा कि 10-15 दिनों के लिए गायब हो जाएंगे, कहीं भी छुट्टी पर चले जाएंगे, विपश्यना में या कुछ भी, मतलब जैसे वो हमेशा जाते रहे। मैंने बात की शुरुआत ही की थी कि सबसे बड़े राज्य में जिस अगंभीरता से, जिस खिलंदड़ेपन से कांग्रेस शामिल हो रही है चुनाव में ना, वो बता रहा है, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर कतई गंभीर नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को भागना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार गंभीर थे अपनी उम्मीदवारी को लेकर। और ये व्यक्ति जो है, इसने कब्जा तो कर लिया पूरे सिस्टम पर, लेकिन ये गंभीर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार भागे, उसके बाद न जाने कितने कितने लोग भागे। आप तो कल की रैली में देखिए, कल की रैली में कितने लोग पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो 2024 में मोदी तो छोड़िए, भाजपा भी छोड़िए, कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने को लेके या खुद चुनाव लड़ेगी भी, इसको लेके कितनी गंभीर है। जबकि अब 1 महीने से कम का समय है पहले फेज की वोटिंग में। अभी तक उनके न किसी राज्य में टिकट का फाइनल हुआ है। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट यूनियन का भी चुनाव होता था ना साहब, जेएनयू में या डीयू में, तो हम लोग 1.5 महीने पहले तैयारी शुरू कर देते थे। कैंडिडेट तो कम से कम 1-1.5 महीने पहले आ जाता था
चेहरा अरे उनका। अरे व्यालोक जी, यहाँ पंचायतों के चुनाव जब होते हैं तो पंचायत लेवल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये मामला है, ये गंभीरता होती है कि एक चुनाव खत्म होता है, नए प्रधान जी शपथ लेते हैं और उसी दिन से अगले प्रधानी के चुनाव की तैयारियां सारे खेमे करना शुरू हो शुरू कर जाती है। देते हैं। तो ये तो स्थिति है, गंभीरता कितनी है ये साफ साफ समझ में आती है। और मैं तो हैरान हूं कि राहुल गांधी की इस बात पर कि उनके विजन में न 2024 है न 2029 है। अब तो उनके दुश्मन नरेंद्र मोदी भी नहीं रहे, अब उनका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। और वो ये कहते हैं दर्शकों कि कभी न कभी, आहा, क्या कविता सुनाई है राहुल गांधी ने। अब वो दार्शनिक हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर राहुल गांधी को दाढ़ी बढ़ा लेनी चाहिए। वो घुंघराली दाढ़ी अच्छी लगती है, मार्क्स के काफी नजदीक दिखाई देते हैं, अच्छे चिंतक लगते हैं, फोटो में तो लगते ही हैं। और कभी न कभी मैं एक पैरोडी लिखने की सोच रहा हूं दर्शकों। आप सोचिए जरा, राहुल गांधी के टाइम फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी न कभी हटेगी। जिसके ये इरादे हों तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में निरंतर चलती रहे। और अब मोदी तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी न कभी कब आए, ये राहुल गांधी की तमन्ना है। और संभवतः राहुल गांधी पूरी तरीके से इस बात के लिए तत्पर है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लगातार आती रहे। उनका कभी न कभी, उस कभी कभी के बीच में भी न है, कभी न कभी। उसको ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए कि कभी नहीं। मैं मतलब ये सलाह दूंगा राहुल गांधी जी को कि एक इस पर कविता लिखें। और वो ग्रंथ और उपनिषदों का तो अध्ययन करते ही रहते हैं तो व्यालोक जी। तो चलिए, इसी कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, राहुल गांधी जी के इस शुभ वाक्य को आज का ध्येय वाक्य बनाते हुए दर्शकों के सामने हमने रख दिया है। दर्शक अब राहुल गांधी के इस कथन की मीमांसा करें और समझें कि कांग्रेस कहां है, राहुल गांधी कहां है। दरअसल चाहता कौन है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक बार फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आए, और तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनंत समय तक आती रहे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। मैंने अगर कुछ राहुल गांधी के कहने का गलत मतलब निकाला है तो अशोक गहलोत की तरह ही आप मुझे सुझाव दे दीजिएगा। अशोक गहलोत से जब व्यालोक जी पूछा गया कि क्या है इरादा आपका चुनाव का 2024 में, उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम देख लेंगे उनको। तो अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कांग्रेस का कुल मामला है। और राहुल गांधी जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नरेंद्र मोदी जी को दुश्मन मानना छोड़ दिया। आप कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न रहने का ख्वाब देखने लगे हैं। आपको आपका ये ख्वाब मुबारक। दर्शकों, हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। और आपसे एक अनुरोध है दर्शकों, आप वीडियो देखते हैं, लाइक जरूर कीजिए। ये लाइक इसलिए हमारे लिए महत्व रखती है कि आपके एक क्लिक के लाइक से आपके चैनल के ये कंटेंट और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, जो मुझे लगता है कि प्रारब्ध के परिवारजनों के लिए बहुत ही आवश्यक बात है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप निरंतर प्रारब्ध को अपना स्नेह बनाए रखेंगे, मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। जय सिया राम।